हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक। So let's continue our Sambho batch, the series of art and culture. And so far it we had talked about several important topics related to this section like architecture and sculpture, painting, which means or handicraft, which means visual arts. तो एक बार रिकॉल कराता हूँ कि हमने क्या प्लानर बनाया था इस सेक्शन को लेकर के, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। तो art and culture, which is a very important section for UPSC civil services preliminary and mains examination. And for the convenience of our study, we have categorized this art and culture section into 3 or 4 important subsections. So like first one was visual arts. एक visual art का section बनाया था हमने। दूसरा performing arts। तीसरा हम इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो लेते हैं लिटरेरी एक्टिविटीज। और चौथा पार्ट हम इसमें ले लेते हैं रिलीजन्स एंड फिलॉसफी। रिलीजन्स एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल एजेस। तो इतने सब सेक्शंस बनते हैं आर्ट एंड कल्चर में। विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटीज एंड रिलीजन्स एंड फिलॉसफी। और भी आप चीजें इसमें ले सकते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में, लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारा कुछ, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो मिसलेनियस में हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो विजुअल आर्ट्स में हमने इंक्लूड किया आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। और इसमें आपको याद होगा हम अब तक पढ़ चुके हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में मेनली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर आया था, स्तूपास, चैत्य हॉल्स एंड विहारास। और इसके बाद हमने डिस्कस किया टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। और इसके बाद लिया था इंडो सार्सानिक या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर but not sculpture, because Muslim artists, they were not allowed to decorate their buildings using sculpture or icons or idols. मूर्तियां, Islam actually prohibits idol worship, so Muslim artists were not allowed to construct or to sculpt idols to decorate their buildings. यहां तक हमने पढ़ा था। फिर इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, म्यूरल एंड मिनिएचर पेंटिंग। इसमें प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग हमने डिस्कस किया था, प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग, अजंता एंड एलोरा, म्यूरल पेंटिंग ऑफ क्लासिकल एज एंड मुगल, राजपूताना, सेंट्रल इंडिया एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो इंडियन पेंटिंग्स। और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था हैंडी क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ये पढ़ा था। तो ये था विजुअल आर्ट, सबसे लेंदी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम इंक्लूड करते हैं डांस फॉर्म्स, रीजनल एज वेल एज क्लासिकल। दूसरा म्यूजिक सिस्टम ऑफ इंडिया, म्यूजिक सिस्टम ऑफ इंडिया, क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया
which is what we known as Hindustani classical music system, and classical music system of South India called Carnatic music system. So dance forms, music, drama, and musical instruments. Musical instruments related to Carnatic and Hindustani classical music systems. और इसके बाद लिटरेरी एक्टिविटीज हैं और रिलीजन्स एंड फिलॉसफी. रिलीजन्स एंड फिलॉसफी में मेनली हमारा फोकस होगा भक्ति एंड सूफी, इंडियन फिलॉसफी, उसके बाद भक्ति और सूफी डिस्कस करेंगे. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स. सो दिस पार्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट but not as important as that of visual art. So out of these the three or four subsections of art and culture, the most important part, the most important part is not this one. This is the lengthiest, सबसे ज़्यादा lengthy part है, but not the most important. Actually, this one is a bit complex and the most important section from art and culture for UPSC सिविल सर्विसेज प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन. तो ये तो हमें बाद में डिस्कस करना ही करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बोलते हैं, लास्ट एक्चुअली लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी आवर रिलीजन्स एंड फिलॉसफी एंड भक्ति एंड सूफी. तो ये हो गया. और आज के सेशन में हम डांस फॉर्म्स पे डिस्कशन करेंगे, म्यूजिक ऑफ इंडिया, ड्रामास एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो लेट्स बिगिन विद दिस परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल एजेस. तो टॉपिक हम ले रहे हैं डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, इसमें हिंदुस्तानी एंड Carnatic, regional dramas and musical instruments. Dramas and musical instruments. तो देखिए, अगर हम डांस फॉर्म्स लेंगे, डांस फॉर्म्स, तो इसमें दो तरीके के डांस फॉर्म्स आ जाएंगे ना. एक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा डिफाइंड नहीं होते हैं, रीजनल डांस फॉर्म्स, विद इन विच rules and regulations are not well defined and also not strictly followed. तो रीजनल डांस फॉर्म्स, जैसे रीजनल डांस फॉर्म्स जैसे ही आता है ना, सबसे पहले हालांकि अपने अपने रीजन का आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा. तो मूवीज वगैरह देखने पे समझ में आता है कि पंजाब का एक रीजनल डांस फॉर्म है जो बड़ा पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, खासकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ काफी पॉपुलर है. तो उसमें जानते हो भांगड़ा, है ना. तो भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है. भांगड़ा और गिद्धा मेन एंड वुमेन परफॉर्म करते हैं. मेन भांगड़ा और गिद्धा वुमेन, ठीक है. इसी तरह से कालबेलिया बड़ा ही शानदार लेकिन रीजनल डांस फॉर्म है. कालबेलिया राजस्थान में खास तौर पे पहले ट्राइबल वुमेन परफॉर्म करती थी, अब तो सब लोग करने लगे हैं. तो भांगड़ा, गिद्धा, कालबेलिया या राजस्थान से ही घूमर, क्या ना, ये हो गया. या और भी कई सारे डांस फॉर्म्स हैं जो रीजनल कैटेगरी में रखे गए हैं, क्योंकि यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं होते हैं.
और दूसरा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ना फॉलो होना, और दूसरा सर्टेन डिग्री ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल्सो अलाउड। मतलब आप अपने मन से चाहें तो उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लासिकल डांस फॉर्म्स में जाएंगे तो वहां पे इम्प्रोवाइजेशन या थोड़ा बहुत भी हेर फेर अलाउड नहीं किया जाता है। तो क्या और भी है, ठीक है, लिस्टिंग नहीं करनी है हमें, हाँ पूरा एक एक करके आप देख लीजिएगा ना, बुकलेट्स में मिलती है, दिया हुआ होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए यहाँ पर, भांगड़ा, गिद्धा, कालबेलिया, घूमर के। और दूसरा जो कैटेगरी बनता है डांस फॉर्म्स में वो है क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स में इसमें वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे डांस फॉर्म्स, डांस परफॉर्म करने के, वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किए जाएंगे और लिटिल और नो improvisations, little और no improvisation are allowed। तो ये दो बड़ी खास चीजें हैं जो क्लासिकल डांस फॉर्म को रीजनल से अलग कर देती हैं। और एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री का, संगीत नाटक अकेडमी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। These two institutions are actually allowed to declare any dance form as a classical dance form। क्या ना, ये है कि क्लासिकल का कैटेगरी, क्लासिकल का और रीजनल का कैटेगराइजेशन। तो क्लासिकल में वही डांस फॉर्म्स रखे जाएंगे जो पहले से वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में हो, और जहां लिटिल और नो इम्प्रोवाइजेशन आर अलाउड। एक चीज और होता है कि आप देखिएगा क्लासिकल डांस फॉर्म्स, अगर हम एग्जांपल लें जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिय, मणिपुरी, तो कुल मिला जुला करके कितने, ऑल टुगेदर वी हैव 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ अवर कंट्री। तो ये कौन तय करेगा कि कोई डांस फॉर्म क्लासिकल है कि नहीं है, इसको रखना है कैटेगरी में क्लासिकल के या निकाल देना है कैटेगरी से, ये डिसाइड करने का अथॉरिटी सिर्फ संगीत नाटक एकेडमी को है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होता है, और किसी को ये अथॉरिटी नहीं मिली हुई है हमारे कंट्री में जो ये तय करे कि ये रीजनल डांस फॉर्म्स हैं या फिर ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो डांस फॉर्म्स का दो कैटेगरी, हमारा जो मेन फोकस होगा या यूपीएससी का मेन फोकस होता है वो क्लासिकल डांस फॉर्म्स पे होता है। यहां पे ज्यादा कुछ नहीं पूछने का स्कोप है, यहां मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन बनेगा कि भांगड़ा कहाँ का है, गिद्धा कहाँ का है, कालबेलिया कहाँ का है और घूमर। तो ये मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगर यूपीएससी टेक्निकल डिटेल्स पे जाएंगे ना, फाइन डांस फॉर्म्स के फाइन टेक्निकल डिटेल्स पे जाएगी, तो वो क्वेश्चन रीजनल से नहीं बनेगा, फिर वो क्वेश्चन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में बनेगा। तो हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स ले, तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ठीक है, फ्रॉम तमिलनाडु, कंट्री का है लेकिन ओरिजिन तमिलनाडु है।
Kathakali, another classical dance form of our country, originated out of Kerala. Mohini Yattam, again from Kerala. तो ये जो यट्टम होता है ना, यट्टम नट्टम, है ना, कृष्णट्टम, कुडियट्टम, रामानट्टम, मोहिनीयट्टम, ये केरला का होता है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीयट्टम यूपी से एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, जिससे खास तौर पे अवध के नवाबों के दरबार में, कोर्ट में, और लिटिल मुगल एम्पेरर्स के कोर्ट में डेवलप किया गया। कथक, कथक फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश। फिर ओडिशा से ओडिसी, ओडिसी, आंध्रा रीजन से कुचिपुड़ी। कितने हो गए? 6, 2 और बच गए। And we have 2 more classical dance forms from northwestern parts of our country. And first one is mainly from सत्रिय, सत्र और सेशन से बना हुआ है। वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज में, वैष्णव मठों के सत्र में ये डेवलप होता है, इसीलिए इसको सत्री बोला गया। सत्री और मणिपुरी, मणिपुरी। तो ये 2 सत्री और मणिपुरी, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से हमारे कंट्री के, और बाकी अलग अलग स्टेट से। तो ये कुल 8 हैं जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स की कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक एकेडमी ने रखा हुआ है। टेक्निकल डिटेल्स पे अगर हमें डिस्कशन करना होगा तो इन्हीं पे डिस्कशन करना है, और खास तौर पे 4-5 जैसे भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीयट्टम, कथक और ओडिसी, इनके टेक्निकल डिटेल्स ज्यादा हैं। और इन 8 में सबसे खास बात यह है कि ये रिलीजियस इन नेचर, इनका जो नेचर है ना, इनका जो कैरेक्टर है, वो हाईली रिलीजियस होता है। तो चूंकि ये रिलीजियस नेचर के होते हैं, और इसी वजह से आप देखिएगा, एंड हेंस देयर इज नो स्कोप फॉर वल्गैरिटी, देयर इज नो स्कोप फॉर वल्गैरिटी। तो रीजनल में थोड़ी बहुत वल्गैरिटी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा होना चाहिए, रीजनल में थोड़ी बहुत वल्गैरिटी हो सकती है। जैसे आप देखिएगा कि मराठा वॉरियर्स जब होते थे ना, योद्धा लोग, वो जब थक वक जाते थे बहुत लड़के, तो उन्हें डांस देखना होता था ताकि दिमाग लड़ाई के मैदान से हटे, मार काट से हटे। तो उसी पे बेस्ड एक रीजनल डांस फॉर्म डेवलप कर गया, जिस पे बेस्ड एक गाना भी एक मूवी में था, कि अग्निपथ वाले मूवी में शायद, जो दोबारा जो अग्निपथ बनी थी ऋतिक रोशन, और जिसमें कांचा चीना संजय दत्त बने हुए थे। क्या मूवी थी? अग्निपथ 2 ही रही होगी ना, अग्निपथ पुरानी वाली, एक जो अमिताभ बच्चन की अग्निपथ 2, तो उसमें एक पता नहीं कौन चमेली करके समथिंग गाना था ना, तो वो उसमें हल्का सा वल्गैरिटी है, क्योंकि वो वॉरियर्स को एंटरटेन करने के, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, खासतौर पे पुरुषों को एंटरटेन करने, मराठा वॉरियर्स को, ठीक है, तो उसमें वल्गैरिटी थी, हल्की सी थी। लेकिन अगर क्लासिकल डांस फॉर्म्स है ना, तो इसमें वल्गैरिटी नहीं होगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकती है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के ना, रिलीजियस नेचर के, ये भगवान शिव के लिए, भगवान श्री कृष्णा के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए हैं। तो अगर ये शैवाइट या वैष्णवाइट कल्ट से रिलेटेड है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी लेवल का हल्का सा भी वल्गैरिटी हो जाए, संभव ही नहीं है। तो इसमें चूंकि क्लासिकल डांस फॉर्म्स ये रिलीजियस नेचर के होते हैं, तो इनमें वल्गैरिटी का कोई स्कोप नहीं होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब डांस फॉर्म्स ना, वो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इमोशंस हैं, मन में इमोशन जागा रहे, इमोशंस हैं, ठीक है, कभी फियर है, कभी एंगर है, कभी लव है, कभी कंपैशन है, कभी रौद्र रूप है, कभी विभत्स रूप है।
अलग अलग इमोशंस होते हैं ना, 9 इमोशंस होते हैं, नव रस, नव रस या 9 इमोशंस होते हैं। तो उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना, जो भी हमारे मन में उमड़ घुमड़ रहा होता है, चल रहा होता है, तीज त्योहार है, उत्सव है, ब्याह है, शादी ब्याह का मौका है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, फसल कटने के बाद का हर्ष उल्लास है, हैप्पीनेस है, वो सारी चीजें एक्सप्रेस होती हैं। तो वही एक्सप्रेशन आता है जिस तो वो डांस या म्यूजिक के तौर पे आता है। ठीक है, ये क्रिएटिविटी होती है, ह्यूमन क्रिएटिविटी होती है इमोशंस को बेस बना करके। तो चलिए हम देखते हैं कि नृत्य या जिसको हम डांस कह रहे हैं अंग्रेजी में, तो कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने रूप होते हैं नृत्य के। सो देयर आर एंड ऑल टुगेदर देयर आर 3 aspects of dance, and the most important textbook related to any dance form of our country, the most important textbook, आप उसको गीता, बाइबल, कुरान भी कह सकते हैं डांस फॉर्म्स के लिए, तो वो है नाट्य शास्त्र। और ये कंपोज की गई किताब है बहुत पहले की, ये हमारे से 2200 साल पहले की किताब है, 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र कंपोज बाय भरत मुनि। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है कि डांस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। देयर आर 3 ऑल टुगेदर, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डांस फॉर्म्स, जिसमें से एक एस्पेक्ट है, देखिए, जिसे नाट्य कहा जाता है। नाट्य एस्पेक्ट, नाटक, ड्रामा, नाट्य एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट बताया गया है नृत्य एस्पेक्ट, और तीसरा जो बताया गया है वो है नृत्य। नृत्य, देखिए ये ऐसे लिखेंगे ना तो नृत्य है, और ये लिखेंगे तो ऐसे नृत्य है। नृत्य, नृता, नृत्य, नृता। अब 3 एस्पेक्ट्स हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बताया गया है। 3 एस्पेक्ट्स हैं डांस फॉर्म्स के, एक नाट्य है, एक नृत्य है, और एक नृता। नाट्य, नृत्य, नृता। नाट्य में थोड़ा ड्रामा, नाटक है ना, नाटक वाला, डांस में नाटक डोमिनेट करेगा। जैसे कथकली होता है ना, कथकली, तो कथकली में आई बॉल का मूवमेंट, यूं 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 यूं, गोल 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 गोल, दाएं बाएं दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ऐसे करके कराया जाएगा। बहुत टफ होता है। आई बॉल का आईब्रो, आई बॉल्स, फेशियल मसल्स, लिप्स, और शोल्डर मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट, ये सब बहुत ज्यादा होता है। माइनर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो नाट्य में ड्रामेटिक एलिमेंट डोमिनेट करता है। मतलब इसमें ड्रामा, आप देखेंगे कथकली, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कथकली, तो उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट ज्यादा होगा। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैं यहां पे प्ले नहीं करूंगा, वो कॉपीराइट वायलेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो मैं बस आपको दिखा सकता हूं कि जैसे यहां पे देखिए, ये सविता शास्त्री जी हैं, भरतनाट्यम की बहुत बड़ी डांसर है हमारे कंट्री के। और 3 अलग अलग पोज यहां पे देखिए दिखाए गए हैं। 3 अलग अलग पोज हैं। इन तीनों पोज में किसी में भी एक्सप्रेशन नहीं है, नॉन एक्सप्रेशनल है, नॉन एक्सप्रेशनल। चाहे ये पोज हो, चाहे ये, या फिर ये तीसरा पोज हो, तीनों के तीनों नॉन एक्सप्रेशनल है। यहां पे बॉडी पॉस्चर, जो भी बॉडी पॉस्चर है, बॉडी पॉस्चर डज नॉट expresses any mood or any kind of emotion और साहित्य। तो जब डांस फॉर्म
नॉन एक्सप्रेशनल होता है, पूरी तरह से नॉन एक्सप्रेशनल होता है, और जो भी स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं उसमें कोई भी मीनिंग, कोई भी साहित्य या मूड या इमोशन उभर के नहीं आ रहा होता है। तो इसी को बोलते हैं NRITTA, नृता, 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 नृत्य है, फोनेटिकली प्रोनाउंस नृता। तो एक ये होता है, और इसके बाद इस तरह का देखिए, यहां पर ये एक्सप्रेशनल है, ये एक्सप्रेशनल है, यहां पे बताया गया है कैसे एक्सप्रेशन आ रहा है। देखिए जैसे यहां पे देखिएगा, ये एक्सप्रेशनल है, इस तरह का बॉडी पॉस्चर ऐसे, ये जो बॉडी पॉस्चर है ना, ये बांसुरी बजाने का है। तो इंडियन माइथोलॉजी में बांसुरी बजाना भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो ये जैसे ही आएगा ना, ये एक्सप्रेशनल हो जाता है, पता चल जाता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, एक्सप्रेशनल। तो यहां श्री कृष्ण के लिए ये पॉस्चर है, और ये बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का चेहरा बड़ा सुंदर है, बड़े खूबसूरत, बड़े सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। जाहिर सी बात है, भारतीय परंपराओं में तो दो ही लोग सुंदर हुए हैं, जग में सुंदर है दो राम, दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम, है कि नहीं। तो एक्सप्रेशनल, यहां पे एक्सप्रेशन, भगवान श्री कृष्ण की तारीफ, यहां पे बताया जा रहा है कि उनकी हंसी, वो जो हंसते हैं ना, तो मानो जैसे लगता हो कि फूल झड़ रहे हो, फूल खिल गए हो चारों तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते, ऐसे कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे वन में, तो सारे पंछी, पशु, हिरने, गाय वगैरह सब लोग, और ग्वाल बाल ये सब लोग तो थे ही थे, सब आ जाते थे, सब सुनते रहते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि वाह क्या म्यूजिक निकल रहा है, क्या सुर निकल रहे हैं, सारे लोग मंत्र मुग्ध रह जाते थे। तो यही बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर हैं, उनकी हंसी बहुत सुंदर है, उनके नयन बहुत, उनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, नयनम, नयनम, नयन बहुत सुंदर है, हसिकम, हंसी बहुत सुंदर है, उनका वदनम, चेहरा बहुत सुंदर है। तो इस तरह से जब आएगा ना, तो ये एक्सप्रेशनल हो जाता है। तो ये पॉस्चर्स एक्सप्रेशनल होते हैं, और इसी को बोलते हैं एस्पेक्ट में नृत्य। अगर एक्सप्रेशनल डांस फॉर्म है तो नृत्य एस्पेक्ट है, अगर नॉन एक्सप्रेशनल डांस फॉर्म है तो वो नॉन एक्सप्रेशनल है, तो वो नृत्य है। और अगर ड्रामेटिक एलिमेंट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब ड्रामा ज्यादा दिख रहा है और डांस कम हो रहा है उसमें, जैसे चेहरे के भाव भंगिमाओं से मूड और इमोशन साहित्य को एक्सप्रेस किया जा रहा है, डांस कम है और एक्सप्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना। यहां आंखों से बात हो रही है, मुंह से बात नहीं हो रही है, आंखों से बात हो रही है। तो यहां पे देखिए आई बॉल का मूवमेंट, आईब्रोस का, लिप मूवमेंट, फेशियल मसल्स का मूवमेंट, ये बहुत देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो कथकली एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें नाटक ज्यादा है और डांस कम है, मतलब इसमें डांस का पहला एस्पेक्ट डोमिनेट करेगा, कथकली में डांस का पहला एस्पेक्ट डोमिनेट करेगा, और वो कौन सा है, वो एस्पेक्ट है नाट्य। तो नाट्य और ड्रामेटिक एलिमेंट्स एंड लीस्ट एम्फेसिस इज गिवन ऑन नाट्य दीज डेज एक्सेप्ट फॉर कथकली। तो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से बाकी 7 नाट्य एलिमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बहुत कम फोकस होता है। जबकि बाकी जो डांस फॉर्म्स हैं उनका फोकस नृत्य और नृत्य पे होता है, नाट्य पे बहुत कम फोकस है। कथकली एकमात्र ऐसा नाट्य फॉर्म बचा हुआ है जो फोकस नहीं कर रहा है नृत्य और नृत्य पे, इसका मेन फोकस होता है नाट्य पे। ठीक है, तो नाट्य, ड्रामा, नृत्य
किसी चीज का भी कोई थीम हो या कोई आइडिया हो या कोई साहित्य हो, उसका अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए दुर्योधन वधम, दुर्योधन का वध, दुर्योधन वधम, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो तीन एस्पेक्ट्स में से दो एस्पेक्ट, नाट्य और नृत्य, ये दो एक्सप्रेशनल है, ये दोनों एक्सप्रेशनल है। जहां आप कोई भी मूड हो या इमोशन हो या साहित्य हो, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर नृत्य है तो ये नॉन एक्सप्रेशनल होता है, नॉन एक्सप्रेशनल। और यहां पे कोई भी बॉडी मूवमेंट डज नॉट एक्सप्रेसेस इधर एनी मूड और एनी इमोशन और एनी साहित्य। तो ये याद रखिएगा, थ्री एस्पेक्ट्स में से नाट्य और नृत्य एक्सप्रेशनल है और नृत्य नॉन एक्सप्रेशनल है। ठीक है, जैसे ये नृत्य बॉडी पॉस्चर, ये नृत्य बॉडी पॉस्चर है और ये बॉडी पॉस्चर है जो नृत्य का है, एक्सप्रेशनल है। ठीक है, एक्सप्रेशनल है ये। और यहां पे देख रहे हैं ना, फिंगर मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फिंगर मूवमेंट, अब चाहे वो भरतनाट्यम हो या कथकली हो, ठीक है ना। तो ये जो फिंगर मूवमेंट है, ये भगवान शिव के रूप को, शिवलिंग को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, ठीक है ना। और ये देखिए, कटोआ का वर्धना, करतरी स्वास्तिका, शाकट, क्या ना, शंख और चक्र, ऐसे हैं। ये अलग अलग फिंगर मूवमेंट जो है ना, ये पॉस्चर्स, ये बहुत सारी बातें बता जाते हैं। तो ये आसान नहीं होता है देखना, परफॉर्म करना तो बहुत ही मुश्किल। परफॉर्म में तो आसान शब्द का इस्तेमाल ही करना क्लासिकल की बेइज्जती है। देखना भी आसान नहीं होता, देखने के लिए भी आपको पूरी जानकारी चाहिए होता है कि अगर यूं किया गया है, डांसर ने ये पॉस्चर बनाया है या डांसर ने ये पॉस्चर बनाया है, तो ये इसका मायने क्या होता है, या अगर ये पॉस्चर बनाया गया है तो इसका मायने क्या होता है। इस तरह के पॉस्चर्स के ये सब पता होना चाहिए पहले से, तभी ये कथकली हो या कथक, ये सब डांस फॉर्म्स देखने पर समझ में आते हैं, वरना समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए ज्यादातर लोगों को क्लासिकल में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जानकारी ही नहीं होती है ना। तो तीन एस्पेक्ट हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य, जिसमें से नाट्य और नृत्य ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओनली नाट्य एंड नृत्य कुड बी यूज्ड बाय द डांसर्स टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस और टू कम्युनिकेट 9 इमोशंस और नव रस, लाइक जॉय, लव, वंडर, पीस, कंपैशन, वेलोर, एंगर, फियर एंड डिसगस्ट। और जो डांस फॉर्म्स का मोड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है ना, वो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन और एक इनफॉर्मल या रीजनल प्रेजेंटेशन। तो जो फॉर्मलाइज प्रेजेंटेशन होता है उसको नाट्य धर्मी कहा जाता है, नाट्य धर्मी। और जो इनफॉर्मल या रीजनल होता है उसको कहते हैं लोक धर्मी, लोक धर्मी। तो mode of presentation, so there are two modes of presentation including natya dharmi or formalized presentation and lok dharmi और रीजनल और रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। और इसके अलावा एक और एंशियंट इंडियन सिस्टम है जो डांस फॉर्म्स के तीन एस्पेक्ट बताता है। एक तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बताया गया तीन एस्पेक्ट, नाट्य, नृत्य और नृत्य। एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें डांस फॉर्म्स के तीन और एस्पेक्ट बताए गए हैं। इसमें एक है तांडव, दूसरा अभिनय और तीसरा लास्य है। तांडव, अभिनय और लास्य।
और अब जानते हैं आप तांडव भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये मैस्कुलिन होगा, पुरुषोचित, मैस्कुलिन। तो तांडव aspect is highly masculine, heroic, bold and vigorous। अभिनय का मतलब ही आप समझते हैं, ड्रामा, ड्रामेटिक एलिमेंट इसमें आएगा। और अंगिका, बॉडी पॉस्चर, वाचिका, बोलना, एक्सप्रेशन करना, आहर्य, कॉस्ट्यूम, कपड़े, कपड़े लत्ते, श्रृंगार, साज सज्जा, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरीज, और कोई साहित्य हो। तो अंगिका, वाचिका, आहर्य और सात्विका, ये अभिनय में आ जाएंगे, चार सब एस्पेक्ट्स। और फिर लास्ट से होता है, लास्ट से फेमिनाइन होता है, स्त्रियोचित। फेमिनाइन होता है तो ये सॉफ्ट है, लिरिकल है और ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल है। There and as I said to you earlier, there is no scope for vulgarity, not even the slightest act of vulgarity, because all these 8 classical dance forms are highly religious in nature and related to our gods and goddesses. So that's why there is as such there is no scope for vulgarity. तो ये बहुत ग्रेसफुल होते हैं। तो एक हो गया क्लासिफिकेशन नाट्य, नृत्य, नृता, वो भरत मुनि का है। एक और क्लासिफिकेशन हो गया तांडव, अभिनय और लास्य। तो तांडव, अभिनय और लास्य, ये भी हो गया। तो अभिनय में ड्रामा ज्यादा हो जाएगा, तांडव में जो स्टेप्स होंगे वो मैस्कुलिन स्टेप्स होंगे, और लास्ट में फेमिनाइन स्टेप्स होंगे। देखिए जैसे यहां पे देखिएगा, ये 2 स्टेप्स हैं। ये जो है, ये तांडव है, तांडव स्टेप। यहां पे पूरा बॉडी पोजीशन ऐसे, और ये बॉडी पोजीशन ये स्क्वायर इमिटेट कर रहा है, स्क्वायर बॉडी पोजीशन इमिटेटिंग स्क्वायर। तो ये मैस्कुलिन होता है, ये तांडव स्टेप है। और ये लास्ट से है, लास्ट से है। नेक, नेक मूवमेंट है, नी और टॉर्सो, धड़, त्रिभंग बोलते हैं इसको, त्रिभंगा, नेक, नी एंड टॉर्सो मूवमेंट। तो तांडव, लास्य और अभिनय, ठीक है ना। एक और ये क्लासिफिकेशन है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं एक एक करके डिटेल्स पे। इसमें देखिए भरतनाट्यम पहले लेते हैं। भरतनाट्यम ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि एंड अभिनय दर्पण ऑफ नंदिकेश्वरा। ये जो भी स्टेप्स लिए गए हैं वो ज्यादातर 2 ही किताबों से लिए गए हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि, एंड अभिनय दर्पण ऑफ नंदिकेश्वरा। और भरतनाट्यम को बोला जाता है कि ये अग्नि नृत्य है, फायर डांस है। और कहते हैं ना कि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, और पंच तत्वों में एक तत्व है अग्नि। 5 metaphysical elements, body is constituted of 5 metaphysical elements, and fire or agni is one of 5 those metaphysical elements, and this dance form represents fire, अग्नि। तो ये अग्नि नृत्य है, फायर डांस है। And that's why this dance form expresses a metaphysical element of fires in human body. And one more important thing, Bharatnatyam is a solo
dance performance, solo dance performance could be performed in group, but usually Bharatanatyam is a solo dance performance within which one dancer takes on many many split characters in single performance. मतलब एक ही डांसर है, अगर उन्हें पुरुषोचित और स्त्रियोचित स्टेप्स करने होंगे, फेमिनाइन और मैस्कुलिन, तो एक ही डांसर फेमिनाइन स्टेप में भी और एक ही डांसर वो मैस्कुलिन स्टेप भी करेंगे। तो यहां पे मतलब मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर एक ही डांसर परफॉर्म करेंगे, करेंगे नहीं करेंगी। तो इसमें जो डांसर होती हैं वो वुमेन डांसर होती हैं भरतनाट्यम में। अब वो स्टेप चाहे कोई भी हो, क्या ना, वो स्टेप एक ही डांसर करना है। देखिए, जैसे देखिए, ये ओडिसी के स्टेप है, ओडिसी से लेते हैं। ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। तो चाहे ये स्टेप हो, चाहे ये स्टेप हो, चाहे तांडव हो या लास्ट स्टेप हो, दोनों ही एक ही डांसर परफॉर्म करेंगे, या ग्रुप में भी परफॉर्म यूजुअली किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पे एक हर्या, क्या ना, एक हरिया डांस फॉर्म होता है, एक हरिया। तो एक हरिया का मतलब ही हो गया सोलो, सोलो डांस परफॉर्मेंस। तो सोलो डांस है, और एक ही डांसर भरतनाट्यम में, इवन ओडिसी में भी एक ही डांसर अलग अलग स्प्लिट कैरेक्टर्स को परफॉर्म करते हैं, मेल कैरेक्टर एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर। और इसमें देखिए 5 स्टेप्स हैं भरतनाट्यम के। अलग अलग स्टेप्स को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे एक स्टेप को बोलते हैं, शुरुआत होता है अलरिप्पू, पुष्पांजलि, हाथों में फूल लेने का एक्ट करना, कि हाथों में पुष्प है और वो पुष्प देवता को अर्पित किए जाएंगे, पुष्पांजलि। तो हाथ नहीं खुलता है शुरू वाले स्टेप में ऐसे कि जैसे फूल पकड़े हुए हैं, और उसी में डांस परफॉर्म देना होता है, परफॉर्मेंस। तो अलरिप्पू फर्स्ट स्टेज देखिए, अलरिप्पू। अलरिप्पू का मतलब होता ही है टू अडॉर्न विथ फ्लावर्स, टू अडॉर्न, टू अडॉर्न विथ फ्लावर्स, अलरिप्पू। देखिए ना, हाथ नहीं खुल रहा है, जैसे फूल पकड़े हुए हो और देवता पे चढ़ाना हो, देवता पे पुष्पांजलि देना हो। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ भरतनाट्यम इज कॉल्ड अलरिप्पू। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड जटीश्वरम। तो अलरिप्पू ये बिगिनिंग फेज होता है, और जटीश्वरम एक ऐसा फेज होता है जहां जहां पर नृत्य आस्पेक्ट परफॉर्म किया जाता है। नृत्य आस्पेक्ट एंड नृत्य आस्पेक्ट इज नॉन एक्सप्रेशनल। तो पहला स्टेज भरतनाट्यम का टू अडॉर्न विथ फ्लावर्स, अलरिप्पू। सेकंड स्टेज ऑफ भरतनाट्यम इज कॉल्ड जटीश्वरम, which is non-expressional, where body movement does not expresses any mood और इमोशन या कोई साहित्य। दूसरा, तीसरा और चौथा, शब्दम और वर्णम, जहां पर एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन है, नृत्य, नृत्य एस्पेक्ट एक्सप्रेशनल हो जाएगा। तो शब्दम और वर्णम एक्सप्रेशनल हो जाएंगे। और पांचवा स्टेज होता है इसका तिल्लना, टिल्लना पांचवा स्टेज होता है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, शब्दम एंड वर्णम, और पांचवा तिल्लना। तो तिल्लना जब स्टेज आता है ना, तो बैकग्राउंड में मीनिंगलेस वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन अ rhythmic way,
मीनिंगलेस वर्ड्स आर प्रोनाउंस इन अ रिदमिक वे। तो ऐसे शब्द बोले जाएंगे, बैकग्राउंड से गाए जाएंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन बड़े रिदम में, उतार चढ़ाव के साथ, लय के साथ। तो समझ जाते हैं, ऑडियंस लोग समझ जाते हैं कि अब चलो हो गया, वक्त हो गया घर जाने का, खत्म हो गया परफॉर्मेंस। तो 5 स्टेज होते हैं भरतनाट्यम में, है ना? आलरिप्पु, जटीश्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लना। ओके, और फिर आता है दूसरा क्लासिकल डांस फॉर्म, कथकली। कथकली देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत टफ भी है इसको परफॉर्म करना। कथकली ना, इसमें चूंकि नाट्य प्रीडोमिनेट करता है, ड्रामा डोमिनेट करेगा इसमें, तो नृत्य और नृत्य कम होता है, और डांस फॉर्म जो नाट्य है ना वो ज्यादा होता है। और ये जो देख रहे हैं आपने, ये मार्शल आर्ट ट्रेडिशन है, युद्ध कौशल, युद्ध कला है केरला का। तो केरला का जो मार्शल आर्ट ट्रेडिशन है ना, उसको बोलते हैं कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू, मार्शल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ केरला। और अगर आप बॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो 2 एक्टर आज के दौर में हैं जो कलारी पयट्टू मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत शानदार एक्सपर्ट्स हैं। जिसमें एक है टाइगर श्रॉफ और एक है विद्युत, जो कमांडो सीरीज करते थे पहले, विद्युत जामवाल। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से फिट और हाईली एक्सपर्ट्स, और वो हाईली एक्सपर्ट्स लोग हैं। तो वो मार्शल आर्ट ट्रेडिशन के दोनों एक्टर्स हैं, इसीलिए देखिए वो बागी वाला उनका सीरीज चलता है जिसमें वो मार्शल आर्ट दिखाया हुआ है टाइगर श्रॉफ का। तो अभी बागी का एक और सीरीज, तीन या पता नहीं कितने आ चुके हैं, और एक और आने वाला है। और वो कमांडो सीरीज करते थे, अब कमांडो सीरीज नहीं आता है, और भी अच्छी अच्छी मूवीज कर रहे हैं विद्युत जामवाल। तो ये थिएटर से निकला हुआ है और मार्शल आर्ट ट्रेडिशन से निकला है। तो जैसे चकियार कूथू थिएटर होता था केरला का, चकियार कूथू, कुडियट्टम, कृष्णट्टम, रामानट्टम, एंड मार्शल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ केरला कॉल्ड कलारी पयट्टू, इस सब को जोड़ करके ही ये बना हुआ है। तो चूंकि ये थिएटर से इसका ऑरिजिन है ना, थिएटर, थिएट्रिकल फॉर्म्स, तो ऑरिजिन चूंकि थिएट्रिकल फॉर्म से, इसी वजह से आप देखिएगा कि इसमें डोमिनेट करता है नाट्य एस्पेक्ट। नाट्य एस्पेक्ट predominates because of its origin, which is originated out of different theatrical forms of Kerala, such as Kudiyattam, Krishnattam, Ramanattam, Chakyar Kuthu, as well as several, as well as martial art tradition of Kerala called Kalari Payattu। इसीलिए जब ये परफॉर्मेंस होता है ना, तो इसमें सबसे खास बात ये होती है कि जितने भी डांसर्स होते हैं स्टेज पर, और इसमें मेल डांसर्स होते हैं, और फीमेल कैरेक्टर भी मेल डांसर ही प्ले करेगा, है ना? इसमें होती नहीं है, इसमें सब लोग होते हैं, और जो होती हैं वो होती नहीं है, वो होते हैं लेकिन वो होती हैं। है तो इसकी एक बड़ी खास बात है, और वो खास बात ये है कि ये जो भी परफॉर्मेंस होता है ना, कथकली का परफॉर्मेंस, इसमें पैर फ्लैट नहीं हो। जैसे कभी कभी ना जूते के किनारे पे खड़े होते हैं, दोनों जूता ऐसे करके किनारे पे आ जाइए अपना, तो पूरा बॉडी का weight of the body is not equally distributed along your axis, along your vertical and horizontal axis. On the contrary, weight of the body is on the outer edges of the feet, which are slightly bent and curved. तो जूता, दोनों जूता के किनारे पे ऐसे जैसे खड़े होने की कोशिश करें ना, दोनों जूते के किनारे पे, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा पूरा, और बहुत पेनफुल, हमारे लिए तो बहुत ही पेनफुल हो जाएगा। तो ये कितना टफ है परफॉर्म करना, क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस में कितना टफ होता है कि पैर आपको सीधा नहीं रखना है, किनारे पे पूरा बॉडी वेट पूरा किनारे पे जाएगा। तो कथकली में ना
फुल मसाला होता है, बॉलीवुड वाला नहीं, क्लासिकल वाला मसाला होता है। क्या फुल मतलब जो भी चीज आपको ढूंढना है सब यहां पे मिल जाएगा। इसमें डांस भी मिलेगा, इसमें ड्रामा भी मिलेगा, इसमें म्यूजिक भी मिलेगा, इसमें नाट्य, नृत्य, नृत्य, जो चाहिए सब मिलेगा। तो कथकली इज अ ब्लेंड, एक्चुअली ये मिला जुला है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डांस। कथकली इज अ ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक and acting, and it dramatizes stories। कथा टेलिंग, कथा कहना, स्टोरी टेलिंग से है कथकली और यूपी का कथक। कथा नरेशन कथा कहने से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए चूंकि कथा कहने से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसमें ड्रामा ज्यादा होता है। कथक में भी ड्रामा ज्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे कथक ने अपने आप को ड्रामा से हटा करके डांस फॉर्म्स पे ज्यादा जोर दे दिया, और कथकली अभी भी नाट्य या ड्रामा पे ज्यादा जोर देता है। तो कथकली विच इज अ ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, and it actually dramatizes stories adopted from Indian epics. Indian epics like Ramayana and Mahabharata. And Ramayana and Mahabharata, it is a stylized art form, and it includes 4 aspects of dance such as Angika, वाचिका, आहार्य एंड सात्विका। तो इसमें डांस के सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और इसमें नाट्य भी है, ज्यादा जोर नाट्य पे है, लेकिन नृत्य भी है और नृत्य एस्पेक्ट भी है। और सबसे खास बात है इसकी कोडिफाइड हस्त मुद्रास। कोडिफाइड हस्त मुद्रास, हाथों की गति। तो कोडिफाइड हस्त मुद्रास and facial expressions are the important aspects of Kathakali. And here we have number of codified hast mudras depicted here. देखिए ठीक है ना, ये फ्लैग ये ऐसे बनेगा, कत्था का फ्लैग, ठीक है। मुद्रा आख्यम, ये गोल्डन बैंगल ये बनेगा कटकम। मुष्ठी, मुक्का, मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का, ऐसे करके गाने में आता है ना, आपके नहीं ठीक है। तो मुष्ठी, मुट्ठी भी उसको बोल देते हैं, मुट्ठी, मुष्ठी। करथारी मुखम, सीजर्स शार्प पॉइंट, कैंची की तरह तेज, कैंची जो आगे बहुत तेज होता है ना वैसे। पैरेट स्पीक, शुक, शुक मने तोता, पैरेट। शुकथुंडम, शुक थुंडम, पैरेट स्पीक। कपितकम, कपितकम। स्वान्स विंग, हंस का पंख, ये ऐसे दिखाया जाएगा। पीक, शिखरम, पहाड़ की चोटी, ये ऐसे बनेगा। तो मतलब अगर कोई भी हस्त मुद्रा, कोडिफाइड हस्त मुद्रा डांसर कर रहा है ना ऐसे, तो जैसे मान लीजिए दुर्योधन वधम है और भीम है और उनको दुर्योधन को मार रहे हैं, तो दुर्योधन को मारेंगे ना, तो जो भीम होंगे कैरेक्टर और दुर्योधन सामने होगा, तो मुष्ठी ऐसे मुष्ठी करके मार रहे होंगे। तो ये कोडिफाइड हस्त मुद्रा, ये मुट्ठी बांध के मारब तोरे मुंह में मुक्का भाई, ऐसे करके हट हट आज मारब दुर्योधना के, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोडिफाइड हस्त मुद्रास एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। मैंने आपको बोला था कि फेशियल एक्सप्रेशन कथकली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जैसे ना, थोड़ा मूड खराब खराब सा लग रहा है। वैसे ये सब फेशियल एक्सप्रेशन आपको आने वाले टाइम में शादी ब्याह जब कर लेंगे ना, तो सब देखने को मिलेगा, घर में ही हो जाएगा, कथकली महाभारत सब होता है ठीक है ना। तो मूड खराब होगा ना जब जिस दिन वाइफ का ज्यादा मूड खराब होगा, मार वहीं बेलन बेलना, चिमटे चिमटा, तो ये सब देखने को मिलता है। कथकली नहीं भी देखेंगे ना तो घर में ही दिखेगा, लेकिन ब्याह के बाद दिखेगा। कुछ लोगों को बाबू सोना में ही दिख जाता है, ठीक है। तो कथकली का स्टेजेस है। कथकली में इतने सारे पार्ट्स हो गए। देखिए इसमें डांस भी है, इसमें म्यूजिक भी है, एक्टिंग भी है और इंडियन एपिक्स है।
इंडियन एपिक से लिया गया। अंगिका वाचिका भी है, आहर्य भी है, सात्विका भी है। मतलब डांस होगा, सॉरी, ये कपड़े लत्ते अलग होंगे, हेड गियर होगा, चेहरे पे रंग होगा, ये सब डिफाइंड होता है पहले से। ठीक है, अगर चेहरे पे हरा रंग है तो सात्विका कैरेक्टर है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम। ठीक है, या अगर चेहरे पे काला रंग लगा रखा है तो वो तामसिका कैरेक्टर है। या लाल और काले, लाल और हरे का कॉम्बिनेशन है ना, तो राजसिका कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स को ना ब्रॉडली इसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो अगर जैसे स्टेज पे डांसर है तो और डांसर ने वो मुकुट हेड गियर पहन रखा है, उसमें मोर पंखी लगा हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण है स्टेज पे। और चेहरे पे हरा रंग होगा, फिर हरे और लाल का कॉम्बिनेशन होगा तो राजसिका, अर्जुन वगैरह लोग हैं। या अगर एकलव्य को दिखाना होगा, जो हंटर है, शिकारी एकलव्य, तो उनके चेहरे पे काला रंग, वो जो कैरेक्टर होगा वो काले रंग में होगा। तो समझ में आ जाता कि अच्छा ये एकलव्य हैं, या ये वाले स्प्लिट, ये वाले जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं डांसर, ये भगवान श्री कृष्ण के रोल में हैं। ये सब खुद ही अपने आप से समझना पड़ता है। सो कथकली इज एक्चुअली चीफली इंटरप्रिटेटिव, and while observing Kathakali, you have to interpret Kathakali on your own. Nobody is going to tell you anything. तो आप कथकली देखिए और खुद से ही इंटरप्रेट करना पड़ता है। इसीलिए क्लासिकल में मैंने कहा ना, ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये बहुत टफ होते हैं देखना भी, समझना भी और परफॉर्म करना। तो ख्याल 20-20, 25-25 साल लग जाता है, जो जिंदगी खपा देते हैं सीखते सीखते ये सब। तो कोडिफाइड हस्त मुद्रास एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये मैंने कहा ना आपसे कि कथकली डांस इज चीफली इंटरप्रिटेटिव एंड यू हैव टू इंटरप्रेट ऑन योर ओन। तो कथकली is chiefly interpretive. The characters in Kathakali are broadly divided into Satvika character, Rajasika character and Tamsika character. तो ये तीन तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे। देखिए जैसे ही ऐसे सात्विका, राजसिका, तामसिका कैरेक्टर्स ऐसे बना दिया गया। तो ये पता होना चाहिए आपको पहले से ना कि चेहरे पे हरा रंग है तो, और या लाल और काले का कॉम्बिनेशन है, या एकदम काला रंग पोता गया है, चेहरे पे लगाया गया है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सब ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए पहले से, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है स्टेज पे। तो in no other dance style is the entire body used so completely as in Kathakali. तो कथकली में कंधे का भी मूवमेंट है, कथकली में फिंगर, कोडिफाइड हस्त मुद्रास, आई बॉल्स, आई ब्रोज, फेशियल मसल्स, लिप मूवमेंट, और बॉडी, ये पैर कर्व्ड है, बेंड है, मतलब कुछ बच ही नहीं रहा है। तो in no other dance style is the entire body used so perfectly and so completely as in Kathakali. And technical details cover every part of the body from facial muscle to codified hast mudras, and from facial muscles to codified hast mudras, movement of eyeballs, hand and wrist kalai, and facial muscle play an important part. Eyebrow का movement, eyeballs का movement, और lower eyelids are used to great extent. और सबसे कठिन जो लगता है वो weight of the body is on the outer edges of the feet which are slightly bent and curved. And there are stages of Kathakali, and performance begins with Kelikottu, Kelikottu calling the audience to attention. हिल गया है थोड़ा। Calling the audience to attention कि भैया ध्यान दो, परफॉर्मेंस शुरू हो रहा है ना। और उसके बाद डिवोशनल नंबर आता है
डिवोशन, डिवोशनल, तो डिवोशन तो आएगा ही आएगा, क्या ना, क्योंकि मैंने बोला तो सारे रिलीजियस नेचर के आठ जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, इसमें रिलीजियन प्रीडोमिनेट करता है, और कुछ नहीं है इसमें। रिलीजन ये डिवोशनल होते हैं, रिलीजियस एंड डिवोशनल, है ना। या और दूसरे स्टेज में भगवान का आशीर्वाद लिया जाएगा कि हे भगवान, आपके नाम पे डांस परफॉर्मेंस शुरू कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ठीक है। फिर पुरप्पाडु, पुरप्पाडु प्योर डांस। तो प्योर डांस का मतलब वो नृता, नृता, और आप जानते हैं कि नृता में एक्सप्रेशन नहीं आएगा। और उसके बाद पुरप्पाडु के बाद मेलप्पाडा, मेलप्पाडा, और इसमें म्यूजिशियंस और ड्रमर्स होते हैं, और वो स्टेज पे खूब बजा बजा करके अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। और इसके बाद एंड होता है इसका, तिरनोक्कू बोलते, तिरनोक्कू, और द एंड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस हैं सॉरी कथकली के। तो भरतनाट्यम, कथकली, और फिर आता है कथक। तो कथकली भी स्टोरी टेलिंग है, और कथक भी स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग तो रहा है, लेकिन अब इसका जो मेन फोकस है वो स्टोरी टेलिंग नहीं रह गया है। इसके मेन फोकस में डांस परफॉर्मेंस आ गया। स्टोरी टेलिंग खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अब डोमिनेट नहीं करता है स्टोरी टेलिंग। तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम उत्तर प्रदेश, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड नैरेटिव, कुछ कहना, नैरेटिव। और ये ओरल ट्रेडिशन है। पहले जैसे ना, पहले के टाइम पे, कई सौ साल पहले, लोग पब्लिकली कथा कहते थे। तो बैठ गए हाथ बांध के, और कथा बाचे जा रहे हैं, कथा कहे जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे कथा कहेंगे तो उतना इम्प्रेसिव, उतना प्रभावशाली नहीं लगेगा। कि अब मान लीजिए कि माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी को के सीने में त्रिशूल घोंप दिया, तो ऐसे नहीं कि माँ दुर्गा ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से उसको मार गिराया, ऐसे। तो त्रिशूल और वो एक्ट, तो जब एक्ट होगा ना, तो उसका देखना और उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना। कि तो सिली, तो ये कथा कहने का था। तो बेस्ड ऑन द ओरल ट्रेडिशन ऑफ सेइंग कथा, कथा कहने की परंपरा से जुड़ा हुआ था ओरल ट्रेडिशन ऑफ सेइंग कथा। और रिसाइटेशन, उच्चारण ध्वनि, रिसाइटेशन फ्रॉम इपिक, इपिक्स, रामायण महाभारत, मिथ्स एंड लीजेंड्स, लाइक किरातार्जुनियम ऑफ भारवी। और चूंकि कथा कहना सिर्फ इंप्रेसिव नहीं है, उसमें भाव भंगिमा, हाव भाव जुड़ जाएगा तो ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। तो माइम्स एंड जेस्चर्स वर एडेड लेटर ऑन, बाद में जुड़ता है, टू मेक सेइंग कथा और रिसाइटेशन मोर इफेक्टिव। तो सिर्फ कथा कहना उतना इंप्रेसिव नहीं है, उसके साथ हाव भाव भंगिमा जुड़ेगा तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। और खास तौर पे कथक ये भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्णा कल्ट के अराउंड डेवलप करता है, राधा कृष्णा थीम एंड Vaishnavite cult of 15th century contributed a whole new range of lyrics and musical form। तो 15th सेंचुरी में इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी, भक्ति सेंट्स ने इसमें जोड़े बहुत सारी चीजें। एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय मीराबाई, भक्ति सेंट्स मीराबाई, नंददास, सूरदास एंड कृष्णदास। नंददास, सूरदास, कृष्णदास, देवदास नहीं, वो तो जमींदार फैमिली का था सब। वो जो मूवी नहीं बनी देवदास, वो भक्ति सेंट थोड़ी, हो तो बेवड़ा सेंट था। तो मीराबाई, नंददास, नंददास, सूरदास एंड कृष्णदास, ये भक्ति सेंट थे। इन्होंने कथक में बहुत सारी चीजें एड ऑन किया, जोड़ा। और दूसरी तरफ देखिए, ब्रज, ब्रज है ना वेस्टर्न यूपी में,
वेस्टर्न यूपी में ब्रज ब्रज रीजन है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है ब्रज रीजन, हम जानते हैं इस चीज को। तो इमरजेंस ऑफ रास लीला इन ब्रज रीजन, इमरजेंस ऑफ रास लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उन्हें हम रास लीला कहते हैं। तो इमरजेंस ऑफ रास लीला इन द ब्रज रीजन वाज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और बाद में चल करके ये लेटर मुगल्स के कोर्ट में या फिर नवाब्स ऑफ लखनऊ, अवध, नवाब्स ऑफ अवध, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया कथक को फाइनल शेप में लाने में। तो शुरुआत हुई राधा कृष्णा कल्ट से, फिर भक्ति सेंट्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, और लेटर मुगल्स और अवध के नवाब्स ने इसको फाइनल शेप दिया। तो अब ये एक डांस फॉर्म के तौर पे आता है। कथक के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कथक और कथकली दोनों कथा कहने से जुड़े हुए हैं। ये कथा कहना है, कथा कहने से जुड़े हुए हैं। कथकली अभी भी कथा कहने, ड्रामा पे ज्यादा जोर देता है, और कथक हट चुका है और ये डांस परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर, मतलब कथकली का फोकस नाट्य पे है और कथक का फोकस नृत्य, प्योर डांस, नृत्य पे ज्यादा हो गया है। और कथकली में वेट ऑफ द बॉडी, weight of the body while performing Kathakali is not equally distributed along vertical and horizontal axis. Rather, weight of the body is on the outer edges of the feet, which are slightly bent and curved. But opposite to that of Kathakali, while a dancer or a dancer who performs Kathak, weight of the body has to be distributed equally along the vertical and horizontal axis. तो कथक में और कथकली में एक डिफरेंस ये है कि कथक में बॉडी का वेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बराबर बराबर बटा होगा। तो यहां पैरों को टेढ़ा नहीं करना है, कर्व नहीं करना है, यहां पे पैर बिल्कुल चपटे और सपाट पड़ेंगे, यूं एकदम फ्लैट फुट मूवमेंट होगा। तो ये है ना, जहां पे देखिए फ्लैट फुट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्लैट फुट मूवमेंट क्योंकि घुंघरुओं की आवाज निकालनी है। एंकल बेल्स, एंकल बेल्स, फ्लैट फुट मूवमेंट और एंकल एंकल बेल्स, है ना, ये है। Okay? अब देखिए, अब तो एंकल बेल्स, अब ये घुंघरू है ना, एंकल बेल्स बोलते हैं। तो ये ऐसे ही थोड़ी ना आवाज निकलती, आवाज निकाली जाती है, पूरा कंट्रोल होता है आवाज निकालने पे। हवा हवाई थोड़ी ना कि बस डांस कर रहे हैं और घुंघरू बजे जा रहे हैं, बजनी है, घुंघरू को बजाया जा रहा है और पूरा कंट्रोल होता है घुंघरुओं की आवाज पे, फुल कंट्रोल होता है। इसीलिए फ्लैट फुट मूवमेंट होता है। और कथकली में चूंकि फ्लैट फुट मूवमेंट नहीं है, तो यहां वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। Full foot control is of prime importance, the very very important aspect of Kathak। और इसमें नो डिफ्लेक्शन एंड नो यूज ऑफ शार्प बेंड्स और कर्व्स ऑफ द बॉडी पार्ट। तो इसमें ठुमके वुमके नहीं लगेंगे, ठीक है ना। बॉडी पार्ट्स में जो कर्व्स हैं, ये कर्व्स, इधर में कर्व्स, ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये मेनली बॉडी वेट को बराबर बराबर बांटते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए जो कर्व्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। सो नो डिफ्लेक्शन एंड नो यूज ऑफ शार्प बेंड्स और कर्व्स। और चूंकि कथा कहने का ट्रेडिशन था वो तो पीछे छूट गया, तो नाट्य और नृत्य पीछे छूट गया, नृत्य ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कथक में। तो नृत्य और प्योर डांस इज ऑल इंपॉर्टेंट एंड इफेक्ट्स आर created through the use of flat feet and sound control of sound of एंकल बेल्स, ठीक है, घुंघरू बोलते हैं, एंड साउंड ऑफ एंकल बेल्स worn by the dancers, ठीक।
ये याद रखिएगा, क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताते चल रहा हूं। और स्पिनिंग और ट्विर्लिंग, तो बीच बीच में आप देखिएगा कि कथक में जो डांसर परफॉर्म करते हैं या करती हैं, वो अपनी जगह पे पूरा 360 डिग्री, ऐसे पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं। ठीक है, तो और ये बीच बीच में करना ही होता है, ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पिनिंग और ट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डांस फॉर परफॉर्मेंस कथक, ओरिजिनेटेड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। और फिर है ओडिसी। ओडिसी, like any other classical dance form, ओडिसी is a religious kind of dance। तो ये ज्यादा रिलीजियस है, किसी से भी ज्यादा रिलीजियस है। क्यों ज्यादा रिलीजियस है, देखिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसका रीजन ये है। जैसे हमने पढ़ा था ना, टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि ये हो गया गर्भगृह, शिखर, आमलक, कलश, मंडप, अर्धा मंडप, या उड़ीसा में जगमोहन और नाट्य मंदिर या भोग मंदिर। तो ये जो है ना, डांसिंग हॉल, डांसिंग हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, डांसिंग हॉल। और इसी में डांस किया जाता था भगवान जगन्नाथ के लिए, और इसी से निकला ओडिसी। तो ओडिसी डांस फॉर्म तो मंदिर से ही इसका ओरिजिन ही है ना, तो चूंकि मंदिर से ओरिजिन है, तो फिर आप समझ सकते हैं ये बहुत ज्यादा रिलीजियस। तो ओडिसी डांस फॉर्म originated out of originated out of dancing halls of Odisha temples. Okay. So that's why Odissi is highly religious kind of dance originated from the temples and dedicated to भगवान जगन्नाथा या राधा कृष्णा कल्ट और जगन्नाथा फिलोसफी। और इसमें तीन एस्पेक्ट्स हैं, there are three forms of Odissi। तो इसमें एक है मेहरी, दूसरा नर्तला, और तीसरा गोतीपुआ। मेहरी का मतलब ही होता है वाइफ्स, पत्नियां। तो अब उस जमाने में ना, कई लोग अपने बेटियों का इमेजिनरी मैरिज भगवान जगन्नाथ से कर देते थे, और उन लड़कियों को अब मंदिर में ही रहना होता था और भगवान जगन्नाथ के लिए डांस परफॉर्मेंस देना होता था डांसिंग हॉल में। तो उन्हीं को मेहरी कहा जाता था। तो मेहरी मतलब वाइफ्स, पत्नियां, और वो एक्चुअली डांसर्स होती थी और उन्हें ओडिसी सीखना पड़ता था। तो मेहरी, तो मेहरी फॉर सेंचुरीज वर द चीफ रिपोजिटरीज ऑफ डांस एंड दे वर ओरिजिनली टेम्पल डांसर्स। तो मेहरी लोगों ने इसको डेवलप किया, ओडिसी डांस फॉर्म को। लेकिन बाद में ना फिर ओडिशा के राजाओं ने उन्हें फोर्स किया कि आप कोर्ट में आकर के परफॉर्म करो, दरबार में। तो अब दरबार में जब परफॉर्मेंस होगा ना, तो राजा अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कराएगा, चेंज कराएगा स्टेप्स को। तो वो जो डिग्रेड कर जाएगा, लेवल डिग्रेड करेगा। तो जो डिग्रेडेड फॉर्म था ना मेहरी, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ मेहरी, उसी को बोला गया नर्तला। नर्तला, तो एक हो गया मेहरी, दूसरा टेम्पल डांसर्स वर एम्प्लॉयड एट द रॉयल कोर्ट which and they were forced to perform before the kings and ministers, which caused degeneration of Mehri form called Nartala। तो फिर डांस टीचर्स ने सोचा कि ये क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि गर्ल्स के बजाय बॉयज को डांसिंग में ट्रेन करना शुरू किया, कि बॉयज अब परफॉर्म करेंगे भगवान जगन्नाथा के लिए। और जब बॉयज परफॉर्म करेंगे
तो राजा उनको दरबार में इनवाइट करना, दरबार में बुलाना बंद कर देगा। तो एक नया फॉर्म आ जाएगा जहां लड़के ही डांसर्स बन जाएंगे और भगवान जगन्नाथ के लिए डांस करेंगे, उसको बोलते गोतीपुआ। तो वो डांसर्स टेम्पल डांसर्स भी होंगे और बाहर में भी पब्लिक प्लेसेस में लोगों के लिए भी डांस करेंगे। तो महरी, उसका डिग्रेडेड फॉर्म नर्तला, और फिर गोतीपुआ जब लड़कों को ट्रेन किया गया कि आप लोग डांस करो। अ क्लास ऑफ बॉयज वर ट्रेन्ड इन द आर्ट, दे डांस्ड इन द टेम्पल्स एंड ऑल्सो फॉर जनरल एंटरटेनमेंट एट द कोर्ट बिफोर द किंग्स एंड मिनिस्टर्स। लेकिन बाद में राजाओं और मिनिस्टर्स का इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है, इसमें कम हो गया, फिर उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इसीलिए इसका 3 रूप आ गया, महरी, नर्तला और गोतीपुआ। ये याद रखिएगा, महरी, नर्तला एंड गोतीपुआ। और इसमें टेक्निकल डिटेल्स में 2 बॉडी पोस्चर हैं ओडिसी में। टेक्निकल डिटेल्स में 2 बॉडी पोस्चर है, एक है चौक बॉडी पोस्चर और एक है त्रिभंगा बॉडी पोस्चर। तो चौक बॉडी पोस्चर ये है जहां बॉडी पोजीशन स्क्वायर में आएगा। ये चौक, ये मैस्कुलिन पोस्चर है, मैस्कुलिन पोस्चर, इसी को चौक बोलते हैं। और ये फेमिनाइन पोस्चर है, नेक, टॉर्सो एंड नी, घुटना, टखना, नेक, टॉर्सो और नी, ये 3, 1 2 और 3, त्रिभंगा हो गया ना, चौक और त्रिभंगा। तो चौक मैस्कुलिन पोस्चर है, चौक मैस्कुलिन पोस्चर है, वेयर body posture imitating square, a very masculine posture with weight of the body is equally distributed like in case of कथक। तो यहां पर भी घुंघरू हैं और घुंघरुओं की आवाज निकालनी है तो पैर तो बिल्कुल सपाट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, फ्लैट फुट मूवमेंट होगा। त्रिभंगा में नेक, धड़, टॉर्सो और नी मूवमेंट which is very feminine, deflection of neck, torso and knees. Torso movement is very important aspect and is the unique feature of Odyssey। और इसमें हिप मूवमेंट और शोल्डर मूवमेंट को अवॉइड किया जाता है। तो अवॉइडेंस ऑफ हिप एंड शोल्डर मूवमेंट एंड टॉर्सो मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और अगर फेमिनाइन है, त्रिभंगा है, तो नेक, टॉर्सो एंड नी मूवमेंट। ये हो गया टेक्निकल डिटेल्स ओडिसी के। और स्टेजेस हैं ओडिसी में। ओपनिंग आइटम जो होता है शुरुआत, उसका मंगलाचरण, जब डांसर धीरे धीरे एंट्री करती हैं स्टेज पर और भगवान जगन्नाथ के सामने पुष्पांजलि किया जाता है। ये ओपनिंग आइटम इज कॉल्ड मंगलाचरण, स्लो एंट्री ऑफ द डांसर ऑन द स्टेज। फिर भगवान जगन्नाथ का आह्वान किया जाता है, इन्वोकेशन। हे जगन्नाथ स्वामी, ऐसे अपना पीछे से म्यूजिक चलता रहता है, गाना बजता रहता, मतलब कोई ना कोई गा रहा होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं। तो इन्वोकेशन ऑफ द डाइटी। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज में नॉन एक्सप्रेशनल होता है, नृत्ता और बातू बोलते हैं उड़िया में, बातू, विच इज डुअलिटी ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। तो तीसरे स्टेज में मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों ही स्प्लिट कैरेक्टर्स एक डांसर परफॉर्म कर रही होती हैं, बेसिक स्टांस। तो अगर मैस्कुलिन है तो चौक, और अगर फेमिनाइन स्टेप होगा तो त्रिभंगा होगा। तो चौक और त्रिभंगा नृत्य में। और जब एंड होता है तो उसको मोक्ष डांस बोलते हैं। मोक्ष का मतलब ये होता है छुटकारा, जन्म और पुनर्जन्म के, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो ये डांस भी खत्म हो रहा होता है, उसको मोक्ष डांस बोलते हैं। सो दीज आर 4 important stages of Odyssey, so which is highly religious dance performance. And we have 2 important dance forms from the northwestern region of our country. First one is Satriya। तो असम में ओरिजिन करता है सत्रिय, और ये ओरिजिनेट करता है सत्र से। सत्र का मतलब होता ही है सेशंस
of Vaishnavite monasteries. Sessions of Vaishnavite monasteries. तो ये Vaishnavite saint of 15th century, as a dance performance, it was introduced by Vaishnav saint of 15th century Assam, named शंकर देव. तो शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी और फिर इसको आगे बढ़ाया और बड़े ही ध्यान से, चूंकि रिलीजियस है ना, तो इट वॉज नर्चर्ड एंड प्रिजर्व्ड with great commitment by the Satras or Vaishnavite monasteries and their important sessions. And it is influenced by local folk dance and rare outlook. तो ये बड़ा ही जबरदस्त है. इसमें भक्ति ज्यादा है, डांस कम है. रेयर आउटलुक. तो इसके बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, उतना ही मैटर लेते हैं जितना कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री और मेन एग्जामिनेशन के लिए. और फिर मोहिनी यट्टम, मैंने आपको बोला यट्टम, नट्टम, रामानट्टम, कृष्णट्टम, वो केरला का, या ठीक है. तो मोहिनी का मतलब ही होता है एक सुंदर स्त्री, खूबसूरत स्त्री. मोहिनी यट्टम केरला से हमारे देश का ये अनदर क्लासिकल डांस फॉर्म. इट इज एसेंशियली अ सोलो डांस. तो पहले ना ये सोलो डांस परफॉर्मेंस होता था, और चूंकि मोहिनी है तो जाहिर सी बात है इसमें पुरुष नहीं होंगे, मेल डांसर्स नहीं होंगे. ठीक. लेकिन अब ग्रुप्स में भी परफॉर्म किया जाता है इसको. वैसे सोलो परफॉर्मेंस है, एक हर्या है, जैसे भरतनाट्यम एक हर्या है, ये भी एक हर्या है, लेकिन आजकल परफॉर्म कर दिया जाता है ग्रुप्स में. डेडिकेटेड टू लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड विष्णु. एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा इज लॉर्ड विष्णु, वही है. कृष्ण ही विष्णु जी हैं और विष्णु जी ही कृष्ण जी हैं. तो विष्णु भगवान का ही एक अवतार कृष्णा अवतार है ना. और चूंकि मोहिनी यट्टम है ना, मोहिनी, तो इसमें जाहिर सी बात है कि फेमिनाइन स्टेप्स ज्यादा होंगे, फेमिनाइन स्टेप्स प्रीडोमिनेट्स, और कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक साथ साथ में चल रहा होता है. और खास बात यह है कि एक डांसर या ढेर सारी डांसर जो स्टेज पे होंगी वो या तो व्हाइट कॉस्ट्यूम होता है या तो ऑफ व्हाइट कॉस्ट्यूम पहना जाता है. तो हर डांस आप देख रहे हैं ना, परफॉर्मेंस का अपना एक ड्रेस कोड है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, वो सब वेल डिफाइंड होता है. फिर एक है मणिपुरी. तो ये मणिपुरी भी तीज त्योहार से जुड़ा हुआ है. This dance is associated with rituals and traditional festivals, and associated with dances of Lord Shiva and Goddess Parvati and other gods and goddesses. और इसका जो earliest form of Manipuri called Lai Haroba. So Lai Haroba is the earliest form of dance which forms the basics of all stylized dances of Manipur. मणिपुर में जितना भी डांस फॉर्म है सब कहां से निकल रहा है? इसका फर्स्ट फॉर्म लाई हरोबा से निकल रहा है, जिसका मतलब होता है देवी देवताओं को खुश करना, प्रसन्न करना. मेरी मेकिंग, मेरी मैरी नहीं, MARRY, तो मैरिज हो जाता है. मैरी, मेरी क्रिसमस नहीं बोलते, मेरी क्रिसमस, खुशियां. तो मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स. And chief performers, principal performers are the priests and priestesses. इसमें पुरोहित और पुरोहिताई लोग ही परफॉर्म करते हैं. चीफ परफॉर्मर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं माइबा एंड माइबी. माइबाज एंड माइबीज, प्रीस्ट्स एंड प्रीस्टेसेस. और इसमें बहुत ढेर सारे लोग
गाना गाते हैं, साथ साथ में बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, तो कॉन्ग्रीगेशन सिंगिंग एक्कम्पनीड बाय डांस वाइल, इसी को बोलते हैं संकीर्तन। संकीर्तन। तो मणिपुरी, another classical dance form from northeastern region of our country, and we have another one called कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये यक्षगान से निकला है, कुचिपुड़ी ड्राइव आउट ऑफ यक्षगान, एंड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी इट वाज रिवाइव्ड बाय सिद्धेंद्र योगी, इन्होंने रिवाइव किया था इसको, एंड which is, and this performance is mainly centered around Radha Krishna cult. Centered around Radha Krishna cult and footwork control and balance of the body and acrobatic dancing. तो इसमें बॉडी का बैलेंस ये घड़े के ऊपर भी परफॉर्म किया जाता है, और घड़ा सिर पे 3-3 घड़ा रख के बैलेंस बना करके डांस किया जाएगा। तो एक तरीके से ये एक्रोबैटिक डांसिंग हो गया, जिम्नास्टिक वाला डांस हो गया। तो टफ तो है ही, अपने आप में बहुत ज्यादा टफ है। तो कुचिपुड़ी, और इसके अलावा देखिए, ये तो क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस हो गया 8। सो ऑल टुगेदर वी हैव 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री। और इसके अलावा जो थिएटर है ना, नाटक वाला थिएटर फॉर्म्स है, तो थिएटर में ना खुद ही सब कुछ आ जाएगा। थिएटर में तो डांस भी आ जाएगा, म्यूजिक भी आ जाएगा, ड्रामा भी आ जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब आ जाता है। तो थिएटर और ड्रामा इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ आर्ट। इट इंक्लूड्स इन इट्स फ्रेमवर्क acting, dialogue, poetry, music, etc. And dance as a narrative art is the base of theater. Dance as a narrative, expressional, highly expressional, is the base of theater form, which can be seen in the traditional theater forms of Gujarat. गुजरात के थिएटर फॉर्म्स में, कश्मीर के थिएटर फॉर्म्स में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थिएटर में ज्यादातर एक्सप्रेशनल होता है। अब देखिए, जैसे आपको थोड़ा सा इसमें याद करना होगा, कुछ है नहीं ज्यादा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बस, कि डिटेल्स में नहीं जाइएगा, आप ये 4-5 याद कर लीजिएगा कि कौन सा थिएटर फॉर्म किस रीजन का है, किस स्टेट का है, और एक आध दो खास बातें हैं तो वो क्या है। जैसे भांड पाथेर जम्मू और कश्मीर का थिएटर है, ठीक है ना। ये सटारिकल फोक थिएटर विथ सोशल थीम्स है, और भांड एक्टर्स होते हैं, कलाकार लोग भांड बोलते हैं, भांड, इसीलिए भांड पाथेर नाम है इसका, वो परफॉर्म करते हैं। स्वांग हरियाणा, राजस्थान और यूपी का है, जहां पे अपना भेष बदल करके स्वांग रचना होता है, ठीक है ना। तो ये म्यूजिकल थिएटर है, और जैसे हनुमान जी का स्वांग रच लिया, उनके गेटअप में आ गए और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नौटंकी उत्तर प्रदेश का थिएटर फॉर्म है, थोड़ा सा बिहार भी टच करता है, यूपी बिहार का, ठीक है। इसमें सिंगिंग भी होगा, डांसिंग भी होगा, ड्रामा भी होगा, ठीक है। रामलीला जानते हैं, नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर हिस्से में होता है, और ड्रामेटिक एक्ट एनहांसमेंट ऑफ रामायण ऑफन परफॉर्म्स ड्यूरिंग दशहरा। और भवाई गुजरात का है, जतरा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का भी लगता है। तमाशा महाराष्ट्र का है, दशावतार महाराष्ट्र और गोवा कोंकण रीजन का है। ये सब चीजें हैं, है ना। और फिर आ जाता है क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम। तो ये थिएटर वाले में थोड़ा सा ना आपको याद करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन करने का बहुत कम स्कोप है। एक्सप्लेन करने का है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है, आपको बस इतना है यहाँ पे मैटर ना, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इस ये मोर देन इनफ है। तो अब देखिएगा कि इसके अलावा क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम इंडिया में डेवलप करता है। तो जो क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम इंडिया में डेवलप किया, वो हिंदुस्तानी और कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम डेवलप किया है। तो एग्जैक्टली देखिए क्या होता है ना, कि म्यूजिक सिस्टम तो इंडिया में यूनिफॉर्म था। तो अगर हम देखें कि 13th सेंचुरी कॉमन एरा, जब तक टर्क्स वगैरह नहीं आए थे, बिफोर द एडवेंट ऑफ द टर्क्स, तो इसके पहले जो इंडिया में म्यूजिक सिस्टम है
वो एक ही है, म्यूजिक सिस्टम ऑफ इंडिया remains यूनिफॉर्म। म्यूजिक सिस्टम ऑफ इंडिया रिमेन्स यूनिफॉर्म। और 13th सेंचुरी में के पहले पहले 13th सेंचुरी में टर्क्स आए और फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और आगे चलकर मुगल्स आते हैं। एंड लेटर ऑन मुगल्स ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। तो मुगल्स और ये जो आते हैं ना, तब इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड होता है पर्शियन, अरेबिक, अफगान एंड टर्किश म्यूजिक, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे। इसी के बाद इम्प्रोवाइजेशन होता है नॉर्थ इंडिया में, म्यूजिक में नए एलिमेंट्स जुड़ते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स, आउटसाइड एलिमेंट्स आते हैं। तो इसी के बाद इंडिया में दो अलग अलग धीरे धीरे करके म्यूजिक सिस्टम डेवलप कर जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया में जो डेवलप कर जाएगा और दूसरा साउथ इंडिया में प्योर प्योर फॉर्म में, पुराने फॉर्म में बना रहेगा। तो साउथ इंडिया में जो म्यूजिक सिस्टम रहा वो पुराना वाला ही ज्यादातर रहा, कार्नाटिक म्यूजिक सिस्टम। और नॉर्थ इंडिया में इम्प्रोवाइज्ड हो गया तो वो हो गया हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम, कार्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ का तो दो ब्रांच बन गए। पहले तो यूनिफॉर्म है, बाद में दो ब्रांच बन जाती है तो हिंदुस्तानी और कार्नाटिक। अब ये इसी वजह से देखिए जो म्यूजिक सिस्टम है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं रह पाया 13th सेंचुरी के बाद में। तो क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इसमें दो बन गया ना, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, ये दो हो जाता है। इसीलिए हमें अलग अलग चीजें दिख रही हैं। अब अगर हम देखेंगे की एलिमेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो कि मैं इसमें ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जा पाऊंगा और मुझे उतना आता भी नहीं है, क्योंकि जितना हिस्ट्री वाला पार्ट है ना वो तो एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन जो म्यूजिक के टेक्निकल डिटेल्स है ना वो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा नहीं है बहुत ज्यादा क्या कहूँ, ईमानदारी से तो बहुत ही कम। तो ये विधा ही अलग है ना, ये अलग है। ये तो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं जो अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, हम तो हिस्ट्री पढ़े लाइफ टाइम, और ये थोड़ा बहुत बस उतना ही आया, सीख पाए जितना यूपीएससी में हमारा काम चल जाए। क्योंकि डांस फॉर्म तो फिर भी मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कई महीने तक इस पे स्टडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वीडियोस देखना, थोड़ा और सीखना, ऑनलाइन कोर्स एक दो ज्वाइन करके। लेकिन ये म्यूजिक वाला पार्ट थोड़ा सा ना उतना ही बता पाऊंगा जितना यूपीएससी में काम चल जाए, तो बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं हम लोग इस पार्ट को। तो जो म्यूजिक सिस्टम है ना, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन थ्री मेन एलिमेंट्स। इसके तीन एलिमेंट्स हैं। एक होता है राग। राग राग होता है जैसे सुर माला होती है ना, फूलों की माला, वैसे सुरों की माला होती है। तो 7 सुर होते हैं, सारी गामा पाधानी, सारी गामा पाधानी। इसी में दो सुर हैं जो ऊपर नीचे किए जाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा सकते हैं, और 5 सुर हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी
को आमतौर पे अल्टर या चेंज ज्यादा नहीं किया जाता है। तो राग होता है सुरों की माला, और जैसे एक असेंडिंग सुरों की माला होती है और एक डिसेंडिंग सुरों की माला होती है। तो असेंडिंग ऊपर आगे बढ़ता हुआ असेंडिंग स्वर मालिका, और डिसेंडिंग स्वर मालिका तो आरोहणम एंड अवरोहणम, असेंडिंग सुरों की माला और डिसेंडिंग सुरों की माला। तो सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, ये असेंडिंग सुरों की माला हो गई, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा देंगे तो डिसेंडिंग सुरों की माला हो जाएगी। तो दो दो से मिलकर के एक राग बनता है, असेंडिंग स्वर मालिका और डिसेंडिंग स्वर मालिका से मिलकर एक राग बनता है, आरोहणम और अवरोहणम, अवरोहणम। तो राग इज रागा इज अ मेलोडिक स्ट्रक्चर। तो रागा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर और नोट्स दैट इवोक्स अ पर्टिकुलर मूड। तो वो एक पर्टिकुलर मूड आपके अंदर इवोक करता है। जैसे राग भैरवी एक ऐसा राग है जिसको पंडित विलायत खान ने बोला था कि राग भैरवी साक्षात भगवान शिव के मस्तिष्क में, शिव जी के मन मस्तिष्क में निवास करने वाला राग है। तो राग भैरवी सातों सुर, राग भैरवी में सातों सुर हैं, सातों सुर होते हैं। और राग भैरवी अर्ली मॉर्निंग में गाया सुना जाता है। तो वो जो मूड जनरेट करता है ना, वो बहुत भक्ति और धर्म वाला होता है। तो कोई राग अर्ली मॉर्निंग में है, कोई दोपहरिया में है, कोई शाम के पहले का है, कोई शाम का है, कोई लेट नाइट का है। तो अ रागा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर दैट इवोक्स अ पर्टिकुलर मूड। ईच रागा इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे और पर्टिकुलर सीजन। तो आपसे जो पूछा जाएगा ना वो यही, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, कौन सा राग है और किस समय दिन के या किस सीजन में गाया जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि एक राग में कितने सुर होते हैं, आरोहणम और अवरोहणम में क्या क्या होता है। ये म्यूजिशियंस के एग्जामिनेशन में आएगा, यूपीएससी में नहीं आएगा, आया भी नहीं है। तो जैसे राग भैरव मॉर्निंग रागा है, राग यमन इवनिंग रागा है, राग मल्हार ये बारिश बारिश से जुड़ा हुआ है। और फिर होता है ताल, रिदमिक साइकिल, ताल, तो ताल से ताल मिला, रिदम से रिदम मिला। तो ताल इज अ रिदमिक साइकिल, ताल refers to the rhythmic cycle that govern the beats of a composition। ठीक है, बीट्स ऑफ अ कंपोजिशन, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बीट्स। तो इसमें कभी 6 बीट होता है, किसी ताल में 6 बीट है, किसी ताल में 12 बीट है, किसी ताल में 16 बीट होते हैं। तो इस उसी को मैच करना होता है, इसी लोग बोलते हैं ताल से ताल मिला। जैसे नादिन धिन्ना, नादिन धिन्ना, ठीक है, नादिन धिन्ना, इसमें तो 4 ही हुए और मतलब मेरे को आता ही नहीं है ना। तो उसी तरह का समझ लीजिए कि बीट्स अलग अलग होंगे। जैसे तीन ताल, तीन ताल में 16 बीट होते हैं, एक ताल में 12 बीट हो गए और दादरा ताल में 6 बीट हो गए। ठीक है, तो राग, ताल और सुर जो होते हैं, 7 सुर होते हैं, सारेगामा पाधानी। तो स्वर या नोट्स आप कह सकते हैं, तो वेस्टर्न में नोट्स कहा जाता है। तो स्वर होते हैं बेसिक नोट्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, सा, रे, रे नहीं ऋषभ वाला रे, सा रे गा मा पा धा नी, षड्ज का स, षड्ज का स, ऋषभ का रे, गांधार का ग, मध्यम का म, पंचम का प, पंचम दा। किसको बोला गया जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पंचम दा बॉलीवुड में बहुत बड़े नाम है और आशा ताई से भी जुड़े हुए हैं, बता सकते हैं कुछ तो बताइएगा। तो और धैवत का ध, निषाद का नी, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वेस्टर्न म्यूजिक में अगर आप जाएंगे तो वो डो रे मी फा सो ला टी, ये वहां पर ये अलग तरीके से बोला जाता है और हम अलग तरीके से, लेकिन है वही 7 सुर। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे यहां सरगम है, सारेगामा पधा नी।
तो नोट्स कैन बी शुद्ध, कोमल और तीव्र। एक नोट्स, एक सुर जो उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहने दे सकते हैं। किसी का सुर, किसी की फ्रीक्वेंसी, किसी सुर की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं और किसी का कोमल घटा के कोमल कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 में से 2 सुर, क्या ना, 7 में से 2 सुर तीव्र पे जाते हैं और 5 तीव्र पे नहीं जाते हैं, ओरिजिनल और या फिर कोमल पे जाते हैं। तो उसी हिसाब से एडजस्ट करके रागास बनाए जाते हैं और फिर रागा पे बेस्ड सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ना देखिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एकदम ओरिजिनल तो रह नहीं गया। इसमें तो इम्प्रोवाइजेशन हुआ, टर्किश म्यूजिक आया, अफगान म्यूजिक आया, अरेबिक म्यूजिक आया, पर्शियन म्यूजिक आया। तो इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो गया, ब्लेंडिंग और इम्प्रोवाइजेशन हो गया। तो इसके कई सब फॉर्म्स आ गए। और कार्नाटिक में कोई फॉर्म नहीं, सब फॉर्म्स नहीं आएंगे। कार्नाटिक प्योर फॉर्म में ज्यादातर मामलों में बना हुआ है। तो कार्नाटिक में ना फॉर्म्स नहीं डेवलप किया, लेकिन हिंदुस्तानी में चूंकि बाहर का म्यूजिक सिस्टम आ गया ना, तो फॉर्म्स डेवलप कर गया। जैसे ध्रुपद, ध्रुपद ध्रुव पद से है और ये वैदिक पीरियड तक जा रहा है, उससे पीछे। द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, इट इज स्लो एंड मेडिटेटिव, ध्यान लगाना, विथ स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू राग एंड ताल। इसमें राग और ताल पे एकदम स्ट्रिक्टली आपको अडहेयर रहना होगा, फॉलो करना होता है। ध्रुव पद, अ फॉर्म ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और ध्रुपद के बड़े फेमस म्यूजिशियंस हुए, एक तो हुए अकबर के नवरत्नों में से मियां तानसेन के, तानसेन, और जिया मोहिउद्दीन डागर। डागर फैमिली बहुत रेप्यूटेड फैमिली है। उदय भावालकर। और ख्याल गायकी है, ध्रुपद के अलावा ख्याल गायकी है। और इट्स अ मोर फ्लेक्सिबल, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म कंपेयर टू ध्रुपद, एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, एंड इट अलाउज improvisation और certain degree of change. Okay, and there are two types. इसमें भी, ख्याल में भी 2 तरीके का है। जब इसका टेम्पो स्लो कर दीजिए और जब इसका टेम्पो द्रुत कर दीजिए, फास्ट कर दीजिए। अगर स्लो टेम्पो पे ख्याल गायकी है तो विलंबित ख्याल गायकी, और अगर फास्ट टेम्पो पे है तो द्रुत, द्रुत मतलब होता है तेज, द्रुतगामी, हम बोलते द्रुतगामी, द्रुत। और ख्याल गायकी में पंडित भीमसेन जोशी बड़े नाम हुए, बड़े गुलाम अली खान और किशोरी आमोनकर जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं। ठुमरी, ये क्लासिकल फॉर्म है, लाइट क्लासिकल फॉर्म है, फोकसिंग ऑन रोमांटिक एंड डिवोशनल थीम्स। इट अलाउज एक्सप्रेसिव ऑर्नामेंटेशन एंड मेलोडिक वेरिएशन। तो ठुमरी ये इसी का फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। ठुमरी, टप्पा, तराना, ख्याल, ध्रुव, पद, ये सब इम्प्रोवाइज्ड हुए हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे, सब इम्प्रोवाइज्ड है। तो ध्रुपद ओल्डेस्ट है, ख्याल गायकी मुगल कोर्ट में, ठुमरी के अलावा टप्पा, ठुमरी, टप्पा, तराना। टप्पा फास्ट पेस पे, बहुत फास्ट पेस पे है, डिराइव फ्रॉम फोक ट्रेडिशन ऑफ पंजाब। इट हैज इंट्रिकेट तान, तान लगाना होता है, तान देना होता है, फास्ट मेलोडिक फ्रेजेस। फेमस टप्पा सिंगर्स हुए गुलाम नबी शौरी और गिरजा देवी। टप्पा और तराना, अ कंपोजिशन दैट यूजेस syllables like ता, ना, धी, तुम in a fast tempo. तराना, इट इज ऑफन परफॉर्म एट द एंड ऑफ अ कॉन्सर्ट। फिर इसी का बदला हुआ रूप गजल और भजन है। हिंदुस्तान इसी में इम्प्रोवाइज्ड हुआ गजल और भजन। तो गजल पोएटिक एंड सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ फोकसिंग ऑन लव एंड इमोशंस। भजन गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए डिवोशनल पीसेस होते हैं। तो टप्पा, तराना, गजल और भजन, ये सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे आए।
और चूंकि इम्प्रोवाइजेशन हुआ है ना, तो अलग अलग घराना हाउसेस या घराना डेवलप किए, जैसे ग्वालियर घराना, आगरा किराना, जयपुर अतरौली घराना, पटियाला और बनारस घराना। ठीक है। ग्वालियर घराना के फेमस आर्टिस्ट तानसेन, मियां तानसेन, विष्णु दिगंबर पुलास्कर। आगरा घराना के फैयाज खान, दिनकर काइकानी। और किराना घराना के पंडित भीमसेन जोशी, अब्दुल करीम खान। जयपुर अतरौली घराना के केसरबाई, केरकर, मल्लिकार्जुन, मंसूर। पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खान और प्रसून बैनर्जी। और बनारस घराना के गिरजा देवी और साजन मिश्रा। ठीक है। इनको तो मैंने सुना है, राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, गिरजा देवी, बनारस, है ना। और बाकी लोगों को थोड़ा बहुत कभी कभार यूट्यूब पे कुछ सुनने को मिल गया तो सुन लिया। और इंस्ट्रूमेंट्स देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी हम डिस्कशन इसी में लगे हाथों कर रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट, तार वाले स्ट्रिंग्ड, जैसे सितार, प्लेड विद अ प्लेक्ट्रम। फेमस आर्टिस्ट रविशंकर सरोद, नोन फॉर डीप रेजोनेंट साउंड। फेमस आर्टिस्ट अमजद अली खान। संतूर में काश्मीरी इंस्ट्रूमेंट होता है। फेमस आर्टिस्ट शिव कुमार शर्मा। ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट, वायु फूक मार के। बांसुरी, फ्लूट, यूज्ड इन कृष्णा भजन। फेमस आर्टिस्ट हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई, ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। फेमस आर्टिस्ट बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, पीटने वाला, थाप देने वाला, तबला, द मोस्ट परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। फेमस आर्टिस्ट जाकिर हुसैन, अभी हाल में इनकी डेथ हुई है, तो इनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से। और पखावज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ध्रुपद म्यूजिक। मृदंगम सदर्न इंडियन ड्रम होता है, ठीक है ना, मृदंगम। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तीन कैटेगरी के। स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट्स, विंड स्ट्रिंज, विंड, और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, थाप देने वाले, ये ध्यान रखना है। फेमस आर्टिस्ट पे भी ध्यान रखिएगा। और कार्नाटिक म्यूजिक में अगर हम आए, तो कार्नाटिक म्यूजिक इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड बेस्ड ऑन 3 मेन एलिमेंट्स, और इसमें इंप्रोवाइजेशन नहीं है, याद रखिएगा। राग वही है, राग तो रहेगा ही, दोनों में कॉमन फैक्टर है, राग ताल ये सब तो कॉमन फैक्टर है ना। तो राग मेलोडिक स्ट्रक्चर है। रागा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक नोट्स, स्वर, अरेंज टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मूड। इसमें 72 रागाज हैं, मेन रागाज तो बहुत ज्यादा, 72 मेन रागाज हैं। उनको बोलते हैं मेला करता रागम, मेला करता रागास या मेला करता रागम। और नॉर्थ में ना, हिंदुस्तानी में मेन रागा 6 या 7 है, मेन कम है, और यहां बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जो इसके रागास के हैं, मैं मालवला, मैं मालवा गोवला, यूज्ड फॉर बिगिनर्स लेसन्स। कल्याणी ब्राइट एंड अपलिफ्टिंग है। तोड़ी डीप और सीरियस है। और भैरवी डिवोशनल एंड इमोशनल है। की एलिमेंट्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। तो एक मेन डिफरेंस ये भी है कार्नाटिक और हिंदुस्तानी में, कि कार्नाटिक में रागाज हैं 72 कॉल्ड मेला करता रागम, और हिंदुस्तानी में 6 या 7 हैं, उसको थाट बोलते हैं, THAAT, थाट, प्राइमरी रागाज, थाट। तो नॉर्थ में कम है, साउथ में बहुत ज्यादा। और इसमें ताल, ताल तो रहेगा ही ना, राग और ताल स्वर, ये तो तीनों, ये तो कहीं पर भी कॉमन होगा, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे कार्नाटिक हो। तो ताल रिदमिक साइकिल होता है, और स्वर वही 7 सुर को अरेंज करके बनाया जाना, ठीक है ना। तो ताल रिदमिक साइकिल, रिदमिक फ्रेमवर्क डिफाइनिंग नंबर ऑफ बीट्स, अक्षरस, बीट्स और अक्षर इन अ साइकिल। द मोस्ट कॉमन ताल इंक्लूड आदि ताल 8 बीट, रूपक ताल 6, और मिश्र चापू ताल 7 बीट्स। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में नंबर ऑफ बीट्स कम है,
और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में नंबर ऑफ बीट्स या जो अक्षर हैं वो लंबे लंबे ज्यादा हैं, और स्वर वही है, 7 बेसिक स्वर होंगे, सारे गामा पाधानी, और ईच स्वर हैज मल्टीपल वेरिएशन, ओरिजिनल या तीव्र या कोमल। ठीक है, वही है, फंडामेंटल्स थोड़ी ना बदल जाएंगे, फंडामेंटल्स तो वही है ना। तो और ये कुछ डिफरेंसेस हैं हिंदुस्तानी और कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के। रीजन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया इन्फ्लुएंस पर्शियन और हिंदुस्तानी पे मुगल, और इसमें कार्नाटिक ओरिजिनल है वैदिक और भक्ति मूवमेंट पे, और इम्प्रोवाइजेशन में हिंदुस्तानी ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड हुआ है और कार्नाटिक में बहुत ही कम इम्प्रोवाइजेशन हो पाया, ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। इंस्ट्रूमेंट हिंदुस्तानी में सितार सरोद तबला लगता है, और साउथ में ज्यादातर वीणा मृदंगम और नाद स्वरम, और वोकल स्टाइल में ध्रुपद ख्याल और ठुमरी। तो वोकल स्टाइल गाना, वोकल स्टाइल मतलब हिंदुस्तानी में वोकल पे कम जोर दिया गया, इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि कार्नाटिक में वोकल पे ज्यादा जोर होता है, इंस्ट्रूमेंट पे कम जोर होता है। कृति, वर्णम और पदम, और ताल सिस्टम में 10 मेन ताल है इसमें नॉर्थ में, हिंदुस्तानी में, और साउथ इंडिया में कार्नाटिक में 35 ताल हैं, है ना। तो ये एक डिस्कशन हुआ हमारा डांस, म्यूजिक, ड्रामा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, इतने पे ही आप फोकस करिएगा। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कंटेंट भी आपके पास है, एनरिच्ड कंटेंट है आपके पास, और सपोर्ट सिस्टम भी होता है, तो संभव है ना, बिल्कुल संभव है हमारे और आपके मेहनत से और साथ से। चलिए नेक्स्ट सेशन में आर्ट एंड कल्चर के जो अब 2 बचे हुए पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे लिटरेचर, लिटरेरी एक्टिविटीज या रिलीजन एंड फिलोसफी, उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।